MCIS डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम। हम लोग MCIS में मैनेजमेंट कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो जो रिपोर्ट्स की ज़रूरत है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी उस सारे सिस्टम को, जो भी जितने भी पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ को मिला के MCIS होता है। तो MCIS इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। अगर हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैनेजमेंट कंट्रोल एक सिंगल सब्जेक्ट है। इसमें ओवरऑल हम सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। मीन्स हर डिपार्टमेंट को ही कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग। नाउ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में हमको डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टिंग देनी है। डिफरेंट टाइप को रिपोर्ट करने के लिए, ना मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को टाइम पे डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स देनी है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुआ, बजट हुआ, कॉस्ट कंट्रोल हुआ, डिफरेंट टाइप का रिपोर्ट डिफरेंट टाइप में देना है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल इज कंसर्न विथ रिपोर्टिंग और द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिपोर्टिंग फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्टिंग के लिए इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे तो अलग अलग तरीके का काम होता है। अब एचआर में, एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में उनके हिसाब से काम होता है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में फाइनेंस रिलेटेड काम होता है। मार्केटिंग में मार्केटिंग रिलेटेड काम होता है। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके का काम होता है। तो हर डिपार्टमेंट से अगर मुझे रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, डेटा कलेक्ट करनी है, तो मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उनके हिसाब से मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा रिपोर्टिंग सिस्टम। ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है MCIS डेवलप करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम। जितने भी कंट्रोल सिस्टम हम यूज करेंगे या जितने तरीके का कंट्रोल हम करते हैं, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वही तो बेस है। ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वही हमारा बेस फ्रेमवर्क है, जिसको लेकर पूरी तरह से हम काम को करते हैं ना। Management control is exercised when people exercise their power or perform their duties based on organizational structure, abide by a code of conduct, or ensure adherence to policies and processes. Management control is exercised when people exercise their power or perform their duties based on organizational structure, abide by a code of conduct, or ensure adherence to policies and processes. मतलब सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट कंट्रोल तभी एक्सरसाइज होगा जब ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट जो उनको दिया गया है। जैसे एमबीओ, एमबीओ इज ऑल्सो अ प्रोसेस और फंक्शन ऑफ एमसीआईएस। मैनेजमेंट कंट्रोल का ही एक पार्ट है एमबीओ। बिकॉज एमबीओ में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग देते हैं कि भाई आपके ये टारगेट्स है, वी डिसाइड ऑन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, वी डिसाइड ऑन सर्टेन टारगेट्स एंड अकॉर्डिंगली वी वर्क ऑन इट, राइट। To exercise control, the management creates suitable structure in the organization and puts in place certain systems, processes, policies and practices. Now, we'll understand, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज समझेंगे। How the structure of organization is framed, organizational structure का base क्या है। Definitely organization structure is based on the strategy of the organization. Organization का जो entire फ्रेमवर्क है वो उसके मिशन या विजन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर हम समझना चाहते हैं तो क्या है, सिंपल सा बेसिक फ्रेमवर्क है जिसको लेकर हमारा काम होता है। जैसे हम लोग जैसे काम करते हैं तो हमारा एक रिपोर्टिंग रिलेशन होता है। मैं अपने बॉस को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी अ टॉल स्ट्रक्चर और अ फ्लैट स्ट्रक्चर। सो ये डिफरेंट टाइप का स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइड करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप of individual in an organization along with their predetermined interaction pattern। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही हम लोग समझ पाते हैं कि भाई ओवरऑल हमारा पैटर्न ऑफ स्टडी क्या है, हम लोग कौन किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी अथॉरिटी है, कैसा पैटर्न है हमारा, ओवरऑल चेन ऑफ कमांड क्या है। इट डिफाइंस द फॉर्मेशन ऑफ सब ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन along with the formal techniques and methods of communication and coordination to be used. It facilitates both vertical, downward and upward communication between different hierarchical levels and horizontal between different people at the same hierarchical level. So normally there are different type of organizational structure. It can be plain, flat, it can be tall, different type का हम लोग बोल सकते हैं formal structure, informal structure, different type का structure होता है। जैसे metric structure, one such structure is metric structure.
तो मैट्रिक स्ट्रक्चर में जहाँ पे मतलब टू वे कमांड होता है वो होता है मैट्रिक स्ट्रक्चर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के मिशन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। Communication, alliance, and cooperation should be encouraged in organization through a management control of areas such as strategy, investment, marketing, internal processes, and human resources. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन होगा उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम जो स्ट्रक्चर डिवाइस करेंगे उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, दैट वी शुड बी फोकस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, इंटरनल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रैटेजी our organizational design is prepared, right? Now, structural dimensions, which are the internal dimension in the organization, are used as a basis for formally describing the organizational structure. These dimensions are shaped based on the contextual dimension that have a wider scope and include both internal and external factors like organizational size, technology, and environment in which it operates, culture, and objective. द स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। नाउ स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, इसका मतलब क्या, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करते हुए। देखो नॉर्मली ऑर्गेनोग्राम हम लोग समझते हैं एक पिरामिड जैसा, जब वो टॉल स्ट्रक्चर होता है तो वो पिरामिड जैसा होता है। ये हमारा एक बेसिक कंसेप्शन है दैट ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज ऑलवेज अ पिरामिड, जिसमें ऊपर वाला जो लेयर होता है टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल एंड देन द बेस लेवल और द लोअर लेवल। नाउ स्ट्रक्चरल डायमेंशन बनाते वक्त क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन। डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाउ मच वी आर मींस adhering to the rules and regulation, how much strict, it refers to the extent to which written rules and records are maintained in an organization। मतलब हम लोग कितना स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रिकॉर्ड मतलब जो रेगुलेशंस है उसको मेंटेन कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को कितना फॉर्मली मेंटेन कर रहे हैं, और ये कितना लिखित है, रिटन है। एक रिटन स्टैंडर्ड्स होता है ना, उसको हमको मेंटेन करना होता है, तो दैट इज फॉर्मली मेंशन। It is maintained to document employees activity and related behavior। Suppose disciplinary कोई issue हुआ तो उसको हम लोग उसके फाइल में रिकॉर्ड कर देते हैं। The number of pages of written records and one of the indicators of degree of formalization। ये भी देखा जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज्यादा पेजेस रिकॉर्डेड हैं इसका मतलब वो बहुत ज्यादा फॉर्मल है। MCS's formalized setup require detailed report to be prepared containing information about activities and outcomes, periodic comparison to be made, and detailed variances measured to access progress, and formal reward system to be put in place to motivate contribution towards achievement of objective। In less formal organization, the control mechanism is more implicit। जितना कम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसमें कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो ज्यादा इम्प्लाइड होता है, एक्सप्लिसिट से ज्यादा इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट इम्प्लिसिट में वो ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है, हम करके बताते हैं, है ना। एक्सप्रेस हम लोग पढ़े थे ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस आई एम शोइंग माय विलिंगनेस कि ये करना है, बट इम्प्लिसिट वो इम्प्लाइड, मैंने टिकट खरीदी तो ये इम्प्लाइड है कि मुझे वो बस पे चढ़नी है। The degree of formalization can be high in jobs of routine nature. Professionals performing complex non-routine job may be demotivated if they are bound by too many formal rules and procedures. And organizations grow larger, one of the challenges as far as control system design is concerned is how not to become too formal or bureaucratic। Organization जितना बड़ा होते जाएगा हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रह रहा है। ज़्यादा फॉर्मल और ब्यूरोक्रेटिक हो जाने से फिर उसको हम लोग बहुत मोनोटोनी हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, एंड वी डोंट वांट टू यूज इट। मतलब हम लोग ज़्यादा, फिर वो अगेन रेड टैपिज्म आ जाता है कि हम लोग ज़्यादा रूल्स को ही मान रहे हैं, काम के काम को ना कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ही कर रहे हैं। डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। नाउ डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब इट रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इनटू सब ग्रुप्स। माने मार्केटिंग का अलग काम है, एचआर का अलग काम है, तो ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्रुप क्या है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्या क्या है, दैट इज डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो अपने सर्टन एक्टिविटीज को ही परफॉर्म करेगा। The higher the number of subgroups, the fewer the activities an employee performs and vice versa। स्पेशलाइजेशन में क्या हो जाता है, जितना ज्यादा ग्रुप्स होते जाएंगे, जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते जाएंगे, सब ग्रुप्स होते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल या काम जो है वो कम होते जाएगा, क्योंकि सब स्पेसिफिक अपने
काम पर ही ध्यान दे रहे हैं, स्पेशलाइजेशन बिल्कुल छोटा सा, तो एकदम छोटे से एक्टिविटीज पे ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन रह जाता है. Also called as division of labor or functional specialization, in which a job is broken down into several parts. It is useful in overcoming restrictions of time and knowledge in performing complex job. In organization with a high degree of specialization, the job performed by individual employees is of routine nature. So control system usually consists of explicit rules and regular procedures which help establish certain standards, actions and results. हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा अथॉरिटी लेवल्स, हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल का कितना लेवल है. जितने ज्यादा लेवल होते जाएंगे उतना हमारा वो नैरो हो जाता है, और जितने कम लेयर्स होंगे उतना ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल वास्ट होगा, लार्ज होगा, वाइड हो सकता है, मैं बोल सकती हूँ. हायरार्की ऑफ अथॉरिटी कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल. नो हाँ, इट रेफर्स टू द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप प्रिवेलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन and the span of control, number of subordinates who report to a supervisor. The hierarchy of authority is flatter in organization with a wide span of control, where a large number of people report to a particular manager, than in the organization with a narrow span of control. For effective control, the management needs to determine an optimal span for control for organization depending on certain factors, which include the complexity of the task performed by subordinate, the extent and nature of intervention required from the manager, whether tasks being performed by subordinates are identical or varied. Tall structure provide closer supervision and tighter control by supervisors, as there are only a few people reporting to a supervisor, while in flat organization supervision is less tight as a supervisor has a larger number of subordinates to supervise and the communication channel is simple. डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कितनी ज्यादा पावर मेकिंग जो अथॉरिटी है, दैट इज स्ट्रिक्ट विद द अपर लेवल, दैट इज डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन. डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इट डिपेंड्स कि कितने ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है. पर्सनल रेशियोज, पर्सनल रेशियोज मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फंक्शन में कितने लोग हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, मैंने एचआर में बहुत लोग हैं, मार्केटिंग में कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें हर डिपार्टमेंट में कैलकुलेट करके फंक्शंस के हिसाब से प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा पर्सनल का. यहाँ तक क्लियर है ना. डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म, डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय. किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है rather देन प्रैक्टिकल वर्क. तो ये माने ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है. अब जैसे एजुकेशन सेक्टर में वहाँ पे जरूरत है कि यू रिक्वायर अ फॉर्मल डिग्री, प्रोफेशनल होना जरूरत है, मीन्स फॉर्मल डिग्री. और जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन है या टेक्निकल फील्ड्स है, वहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी ज्यादा मैटर करती है rather देन योर सर्टिफिकेट्स. अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन मतलब क्या होगा? जो फॉर्मली डिग्री के ऊपर डिपेंड करती है. जिस इंडस्ट्री में डिग्री की ज्यादा जरूरत होती है वो होता है फॉर्मल एजुकेशन. जैसे एजुकेशन, एजुकेशन इज वन सच. पर डॉक्टर का सिर्फ डिग्री देख के हम लोग उससे ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं. एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस दैट मीन्स उसका टेक्निकल.